मैं मुंह लपेटे कमरे में पड़ी थी। मेरा मन पूरी तरह से खराब हो चुका था। इतने में बाबा कमरे में आए और कहने लगे, अरे पायल बेटी, तू क्यों छोटी छोटी बात पर अपना दिल छोटा कर लेती है? शादी ही तो करनी है, ऐसी कौन सी मुश्किल बात है? चल अब यह गोलियां खा ले, देखना कितनी जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। मैंने अजीब सी नजरों से बाबा की तरफ देखा। भला इन नीली पीली गोलियों से मेरी शादी का क्या संबंध था? बाबा ने मुझे जबरदस्ती उठाकर बैठाया और कहने लगे, इतना सोचने की क्या जरूरत है? मैं तेरा पिता हूँ, जो भी करूँगा तेरे लिए सही ही करूँगा। यह गोलियां भी तेरी शादी के लिए ही है। बाबा की बात मेरे सर से गुजर गई थी, लेकिन बाबा के आगे मेरी चलती कहाँ थी। इसीलिए मैंने खामोशी से वह गोलियां निगल ली थी। मैंने बाबा से पूछा कि यह किस चीज की गोली है और आप कहाँ से लाए हैं? तो बाबा ने मेरी बातों का जवाब देने के बजाय मुझे अपने पुराने किस्से सुनाने शुरू कर दिए। मैं बहुत अनिच्छा से बाबा की बातें सुन रही थी। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था। 38 साल की उम्र में भी मैं अपने पिता की चौखट पर बैठी हुई थी, जबकि मेरी उम्र की सारी लड़कियां अब तक 4-4 बच्चों की मां बन चुकी थी। मैं तो शादी में भी जाती तो एक कोने में छुप कर बैठ जाया करती थी। लोगों की चुभती नजरें और सवालात मुझे किसी पल चैन नहीं लेने देते थे। अब तक ना जाने कितने लोग मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे, लेकिन जाने से पहले वह मना करना ना भूलते। कभी मैं अपना चेहरा आईने में देखती तो कभी अपने बालों में उतरी चांदी को महसूस करके आंसू बहाने लगती। कभी कभी मैं बाबा से जिद लगाकर बैठ जाती कि वह किसी से भी मेरा रिश्ता कर दे। मैं अब और इस घर में नहीं रहना चाहती थी। हर लड़की की तरह मेरी भी इच्छा थी मेरी जिंदगी में कोई मर्द हो जिसे मैं अपना कह सकूं और उसके साथ अपना दुख सुख बांट सकूं। मेरी जिंदगी में मेरे बूढ़े बाप के सिवा और कोई नहीं था, और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान अपने माँ बाप से नहीं बल्कि जीवन साथी से करता है। लेकिन वह जीवन साथी शायद मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं गया था। मैं अब इन हालात से तंग आ चुकी थी। मैं जब भी बाबा से शादी की बात करती या कोई रिश्ते वाला मना करके जाता तो बाबा वहीं 7 गोलियां लेकर मेरे पास आ जाते और गोलियां खिलाकर कहते कि देखना जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। कभी कभी तो मुझे लगता कि उम्र के साथ साथ बाबा का दिमाग भी खराब हो गया है। भला गोलियां खाने से किसी की शादी कैसे हो सकती है? जब तक बाबा खुद किसी अच्छी जगह मेरा रिश्ता न करवा देते, गोलियों से कुछ नहीं होना था। उन गोलियों के आसरे में 5 साल और गुजर चुके थे। फिर एक दिन मेरे लिए शहर के एक बड़े वकील का रिश्ता आया, जिसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उसकी एक बेटी थी। मैंने बाबा से कहा कि मुझे इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं है, आप मेरा रिश्ता यहाँ कर दीजिए। लेकिन बाबा ने यह कहकर मना कर दिया कि वह किसी शादीशुदा मर्द से मेरी शादी हरगिज नहीं करेंगे। बाबा की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। अब मैं कोई 19-20 साल की जवान लड़की नहीं रही थी जो मेरे लिए बाबा के मनपसंद रिश्ते आते। बाबा की ख्वाहिश और जिद ने मेरी उम्र निकाल दी थी, लेकिन बाबा को अब भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था। मैं गुस्से में वापस अपने कमरे में आकर बंद हो गई थी। कुछ देर में ही बाबा कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगे। फिर मुझे दरवाजा खोलना ही पड़ा, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं बाबा से कोई बात नहीं करूंगी। जब बाबा को मेरे जज्बात की परवाह नहीं थी और ना ही मेरी बढ़ती उम्र का एहसास था, तो मुझे भी उनसे कोई बात नहीं करनी थी। बाबा कमरे में आए और आकर प्यार से मुझे समझाने लगे, पायल इतना जल्दी का शोर न डाल, तेरी किस्मत में बहुत अच्छा लड़का लिखा है। मैंने गुस्से में बाबा से कहा कि वह अच्छा लड़का कब आएगा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, क्योंकि आधी उम्र तो गुजर ही चुकी है। बाबा ने वहीं 7 गोलियां और दूध का गिलास मेरे आगे रखा और कहने लगे, इसे पी लो, फिर देखना तुम्हें कैसा अच्छा लड़का मिलेगा। मैंने बाबा से साफ साफ कहा कि अब मुझे कोई गोलियां नहीं खानी है। इतने सालों से जब भी मैंने शादी का नाम लिया है, आपने यह गोलियां खिलाकर मुझे खामोश करा दिया है, लेकिन इन गोलियों से कुछ नहीं होने वाला है। बाबा कहने लगे, बेटी यह जादू की गोलियां हैं, ये तेरी किस्मत बदल देगी। मैंने गुस्से से बाबा को देखा था, जो पता नहीं किस जमाने में जी रहे थे। अब तक तो उन गोलियों से ना ही मेरी किस्मत बदली थी और ना ही मेरी शादी हुई थी।
ऐसा नहीं था कि मेरे रिश्ते नहीं आते थे, लेकिन ना जाने क्यों रिश्ते वाले हमेशा मना करके चले जाते थे, या फिर उनके मना करने से पहले ही बाबा खुद मना कर देते थे। शुरू में बाबा ने जब मुझे यह गोलियां खिलानी शुरू की तो मैं बहुत हैरान होती थी, लेकिन फिर बाबा ने मुझे बताया कि इन गोलियों से मेरी खूबसूरती में बढ़ोतरी होगी और हालात ने जो मेरे चेहरे को तबाह कर दिया है उस पर दोबारा रौनक आ जाएगी बाबा। कि यह बात सुनकर मैं खुश हो जाती और दूध के साथ गोलियां खाकर थोड़ी ही देर में नींद की वादियों में उतर जाती। लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी ना ही किस्मत का दरवाजा खुला था और ना ही कोई मेरी बारात लेकर आया था। मेरी उम्र तकरीबन 88 साल हो चुकी थी और एक लड़की के लिए इतनी ज्यादा उम्र में रिश्ता आना बहुत मुश्किल था। इसीलिए मेरी सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं। मैं हर वक्त किसी न किसी कोने में छुपकर आंसू बहाने लगती थी। फिर मैंने बाबा से कह दिया था कि अगर मेरा रिश्ता ना हुआ तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मेरा हाल देखकर बाबा ने मुझे वहीं साथ गोलियां खिलाई और तसल्ली के 2 बोल कह दिए। दूसरे दिन कुछ रिश्ते वाले हमारे घर चले आए। लड़के की बहन एक रिश्ते वाली मौसी के साथ आई थी और उसने पहली ही नजर में मुझे पसंद कर लिया था। ये बात मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरे बालों में चांदी उतर आई थी और चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी थी। मुझे लगा कि उनका भाई शायद मुझसे भी ज्यादा उम्र वाला होगा या फिर पहले से ही शादीशुदा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे पसंद कर लिया है। लेकिन जैसे ही तस्वीर मेरे हाथ आई मेरे होश उड़ गए। वह तो उम्र में मुझसे काफी छोटा और जवान लड़का था। तस्वीर में ना ही कोई ऐब नजर आ रहा था और ना ही उन्होंने लड़के में हमें कोई नुक्स बताया था। मैं हैरान परेशान सी बार बार तस्वीर को देख रही थी और फिर उन लोगों के जाने के बाद जब यही बात मैंने बाबा से कही तो बाबा हंसकर कहने लगे कि तेरी किस्मत खुल गई है, तुझे अब भी परेशानी है। बाबा ने इस रिश्ते के लिए जैसे ही हामी भरी तो मैं तो खुशी से झूम उठी। बाबा की गोलियां काम कर गई थीं। बाबा ने महीने भर में ही मेरी शादी की तारीख तय कर दी थी और जल्दी जल्दी शादी की सारी तैयारियां भी हो गईं। बाबा ने मुझे खुद अपने हाथों से विदा कर दिया था और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं बाबा के घर से विदा होकर अपने पिया की चौखट पर पहुंच गई हूँ। मैं दुल्हन के जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी। माना कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन अरमान तो अभी भी मेरे दिल में पहले की तरह ही जवान थे। यह मेरी पहली ही शादी थी और इस शादी को लेकर मैंने बहुत सालों तक सब्र किया था और आज जब यह रात आई तो मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। इतने सालों से यह इच्छा किसी चिंगारी की तरह मेरे मन में दबी हुई थी कि मेरी जिंदगी में भी कोई मर्द हो जो मुझे चाहे, मुझे सराहे, जिसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ और जो मेरे लिए सारी दुनिया के सामने खड़ा हो जाए। और आज यह चिंगारी बुझ गई थी क्योंकि मैं रवि से शादी करके उसके घर चली आई थी और 38 साल की उम्र में दुल्हन बनना एक अलग ही तजुर्बा था और मैं बार बार खुद को आईने में देख रही थी। दिल में बहुत सी चिंताएं सर उठा रही थीं कि मैं कहीं से ज्यादा उम्र की तो नहीं महसूस हो रही हूँ। कहीं ऐसा न हो कि शादी की पहली रात ही मैं अपने पति के दिल में जगह ना बना पाऊं, वह मुझे बूढ़ी ही ना समझ बैठे। मैंने शादी से पहले अपने बाल भी रंग करवा लिए थे। जैसे ही मुझे दरवाजे पर आहट का एहसास हुआ तो मैं फौरन घूंघट डाले बिस्तर पर बैठ गई और खुद को तसल्ली देने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कम उम्र लड़कियों की तरह मुझे शर्माना तो नहीं आया था, लेकिन मैं नजर झुकाकर बैठ गई। रवि को लेकर मेरे दिल में बहुत से जज्बात पनप रहे थे। मैं शिद्दत से उनके साथ की और उनके पास आने का इंतजार कर रही थी। रवि कमरे में आए और मेरे पास आकर बैठ गए। ना ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और ना ही कुछ देर तक कोई बात की। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। वह उम्र में मुझसे कुछ कम थे और बहुत खूबसूरत भी थे। मुझे यह डर सा लग रहा था कि कहीं उनके घर वालों ने जबरदस्ती तो नहीं उन्हें मेरे साथ शादी पर मजबूर किया। दरअसल शादी से पहले मेरी और रवि की कोई मुलाकात ना हो सकी थी, सिर्फ तस्वीरें ही देखी थीं और तस्वीर में ही मैंने रवि को देखा था। जब कुछ देर तक रवि के मुंह से
कोई शब्द नहीं निकला तो मैंने खुद ही अपना घूंघट पलट दिया। उनकी आंखों में मुझे अपने लिए तिरस्कार नजर आया था। मेरा सारा जिस्म ठंडा पड़ गया था। मुझे एहसास हो गया था कि उन्होंने मुझसे यह शादी जबरदस्ती में की है। मैंने फौरन रवि का हाथ थामा और उन्हें यकीन दिलाना चाहा कि मैं सारी जिंदगी उनकी वफादार रहूंगी और उनकी सेवा करूंगी। वह बस मुझे एक मौका दे दें। मेरी बात सुनकर वह अजीब से अंदाज से हंस पड़े और कहने लगे, तुम्हें मौका देने की क्या जरूरत है? तुम तो पहले ही एक तजुर्बेकार औरत हो। रवि की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मुझे लगा कि शायद वह मुझे मेरी जायदा उम्र का ताना दे रहे हैं, क्योंकि मैं उम्र में उनसे तकरीबन 7 साल बड़ी थी और इसी फर्क की वजह से मुझे लगा था कि वह मुझे नहीं अपना सकेंगे। लेकिन बात कुछ और ही थी। रवि ने अपना मोबाइल फोन निकाला और स्क्रीन पर कुछ बटन दबाने के बाद जैसे ही उन्होंने अपने फोन को मेरे सामने रखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उनके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कोई और नहीं बल्कि मैं थी और जो कुछ मैं देख रही थी उसे देखकर मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी। मेरी ऐसी तस्वीर रवि के मोबाइल में कैसे पहुंची थी, मैं समझ नहीं पाई थी। मैंने हैरत और आंसू भरी नजरों से रवि की तरफ देखा और मैंने उनसे पूछा कि यह क्या है, और फिर नफरत से कहने लगे कि यह तो तुम मुझे बताओगी कि यह क्या है। तुम्हारी ऐसी तस्वीर मेरे पास मौजूद है और तुमसे पूछ रही हो कि यह क्या है। तुम खुद देखो कि यह तुम्हारी कैसी तस्वीर है, इसमें क्या नजर आ रहा है। ये तस्वीर खुद चीख चीख कर बता रही थी कि तुम तो पहले से ही, रवि ने नफरत से अपना मुंह फेर लिया था, तुम तो पहले से ही पूरी की पूरी तजुर्बेकार हो। अगर मैंने शादी से पहले यह तस्वीर देखी होती तो कभी तुमसे शादी का सोचता भी नहीं। मैंने तो यह सोचकर तुम्हें अपनाया था कि तुम एक कुंवारी लड़की हो जिसकी अब तक शादी नहीं हुई है। मैं तुम्हें आसरा दूंगा और हम एक साथ अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे शादी की रात तुम्हारी ऐसी तस्वीर मिलेगी जिसे देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ेगा। उस तस्वीर को देखकर मुझे पता चला कि तुम क्या हो। आज की रात ऐसे घूंघट डालकर बैठी हो जैसे बहुत शर्म वाली हो। अगर तुम यह सब पहले ही कर चुकी थी तो फिर मुझसे शादी क्यों की और खुद को कुंवारा जाहिर करने का ड्रामा क्यों किया? रवि के शब्दों की चुभन ने मेरे होठों को सी दिया था। मैं खामोशी से उनके चेहरे को तक रही थी। बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन जुबान साथ देने को तैयार न थी। कुछ देर पहले जो एहसास और जज्बात मेरे दिल में थे वह सब खत्म हो गए थे और अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रवि से क्या कहूँ। वह सारे शब्द जो मैं पिछले 1 महीने से बोलने की प्रैक्टिस कर रही थी और वह सारी बातें जो मुझे रवि के लिए कहनी थी वह सब कहीं खो से गए थे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ऐसी तस्वीर मेरे पति के पास कहाँ से आई, लेकिन जो भी था अब सब खत्म हो गया था। मेरी ऐसी तस्वीर देखने के बाद रवि कभी मुझे अपनी जिंदगी में ना रखते और इसी बात ने मेरी जान निकाल दी थी। मेरी मिन्नतों मुरादों के बाद उम्र के इस हिस्से में आकर मेरी शादी हुई थी और मैं अपने घर की हुई थी और पहली ही रात में सब कुछ मलिया मेट हो गया था। मेरी आंखों से टिप टिप आंसू गिर रहे थे। मेरी तस्वीर अब भी मेरे सामने खुली पड़ी थी जिसमें मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि इससे ज्यादा मैं उस तस्वीर को नहीं देख सकती थी। मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि रवि कह रहे थे कि तुम तो बहुत ही मक्कार निकली। पता नहीं किस किस के साथ मैंने उनकी पूरी बात सुने बगैर ही अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए थे। रवि के शब्द मेरी रूह को छलनी कर रहे थे। मेरा पास्ट तो बहुत मुश्किल से गुजरा था और अब भी मुझे कांटे ही मिले थे। मैं आंखें बंद करके गुजरे समय को सोच रही थी, जहां मुझे कुछ पल का भी सुकून नहीं मिल सका था, और अब जब मैंने सुकून का सांस लेने का सोचा था तो अब भी सब तहस नहस हो गया था। मेरा नाम पायल है और मेरा संबंध पंजाब से है। मेरी माँ बाबा बहुत ही अच्छे और मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन फिर किस्मत ने धोखा दे दिया और मेरी माँ दूसरे बेटे की पैदाइश पर हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। बहुत छोटी सी उम्र में ही मुझ पर अपने भाई की जिम्मेदारी आ गई थी। बाबा तो नौकरी करते थे, सुबह घर से निकलते तो शाम को वापस आते। मैं खुद से 7 साल छोटे भाई को सारा दिन संभालती रहती। ना ही मैंने बचपन की कोई खुशी देखी थी और ना ही कभी खिलौनों से खेली थी।
मुझे तो घर और भाई की जिम्मेदारी से ही फुर्सत नहीं थी। बाबा ने मुझे पढ़ाई भी हासिल करने नहीं दी थी, क्योंकि अगर मैं स्कूल जाती तो घर को कौन देखता। इसलिए मैं अनपढ़ रह गई और सारी तवज्जो और जान अपने भाई पर लगा दी। मेरा छोटा भाई बहुत शरारती था। घर के कामकाज के साथ में उस पर भी पूरी नजर रखती थी, लेकिन अगर कभी मुझसे जरा सी चूक हो जाती और भाई को कोई मामूली सी भी चोट लग जाती तो बाबा मुझे बुरी तरह पीटने लगते। बाबा को मेरा छोटा भाई बहुत ज्यादा प्यारा था। उसको अगर एक खरोच भी आ जाती तो बाबा की आंखों में आंसू आने लगते, जबकि मेरी बड़ी से बड़ी तकलीफ भी बाबा को नजर नहीं आती थी। कम उम्र से ही चूल्हा हांडी करने की वजह से मेरे हाथ जगह जगह से जल चुके थे, लेकिन बाबा ने कभी मेरे इन जले हाथों पर नजर तक न डाली थी और न ही कभी मेरा दर्द महसूस किया था। मैं बीमार होती या दुखी होती, मैं हमेशा किचन में ही आंसू बहाया करती या फिर अपनी माँ के कपड़ों से लिपट जाती। इसके सिवा मेरे पास कोई आसरा नहीं था। मैंने अपनी खुशी या गम किनारे रखकर अपने भाई को परवान चढ़ाने में अपनी जान झोंक दी थी। जैसे जैसे मेरा भाई बड़ा हो रहा था, वह बहुत जिद्दी होता जा रहा था। इसकी बड़ी से बड़ी गलती को बाबा नजरअंदाज करते, उसे बुरे कामों से भी नहीं रोकते थे। इसी बात ने उसे बहुत बिगाड़ दिया था। मैं जब भी उसे कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करती तो वह बाबा से मेरी झूठी शिकायतें लगाता और बाबा डंडा उठाकर मुझे मारने के लिए खड़े हो जाते। मेरे भाई ने 10वीं के एग्जाम दिए तो उसके नंबर कुछ खास नहीं आए थे। जब उसे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना मिला तो बाबा ने उसका एक दूर कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। वह फिर हॉस्टल में रहने लगा था और मैं बाबा के साथ घर में अकेली रह गई थी। मेरे भाई के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि उसके होने से ही मेरी जिंदगी में कुछ रंग थे। अब तो यह घर वीरान हो गया था। मेरे भाई के जाने के बाद बाबा भी मेरे करीब हो गए थे। वह उठते बैठते मुझे पूछने लगे थे और इस बात ने मुझे खुश कर दिया था। अक्सर बाबा मेरे कमरे में चले आते और घंटों मेरे साथ गुजारते, मुझसे बहुत सी बातें करते। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, उनके व्यवहार में भी बदलाव आ रहा था और मैं उनके इस अंदाज में अपने लिए मोहब्बत महसूस करने लगी थी और इसी बात ने मुझे नई जिंदगी दे दी थी। मेरे भाई को गए 5 साल होने वाले थे, लेकिन वह पलटकर वापस नहीं आया था। बाबा उसे हर महीने पैसे भेजा करते थे। मैं बाबा से जब भी कहती कि भाई को वापस बुलवा लो तो बाबा मना करते और मोहब्बत से कहते, मेरी बेटी है ना मेरे साथ। लेकिन बहुत जल्द बाबा के इस मोहब्बत भरे रवैये का राज भी खुलकर मेरे सामने आ गया, क्योंकि मेरे भाई ने किसी अमीर लड़की से शादी कर ली थी और वह उसी के बंगले में शिफ्ट हो गया था और ना ही वह वापस आना चाहता था और ना ही अब हमसे कोई रिश्ता रखना चाहता था। लेकिन अपने बेटे का भ्रम रखने के लिए बाबा ने यह बात मुझसे छुपा ली थी। मैं भी बाबा को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। मैं उन्हें अपने गुजरे हुई कल की हर बात के लिए माफ कर चुकी थी। इसीलिए बाबा की मोहब्बत को कबूल करके उनके साथ खुशी से जिंदगी गुजारने लगी थी। मगर कुछ वक्त मैं ही मुझे एहसास हो गया कि बाबा मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते को मना कर देते हैं या रिश्ते वाले खुद ही मना करके चले जाते हैं। कुछ सालों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा था और बाबा ने शादी के नाम पर मुझे वह गोलियां खिलाना शुरू कर दी थी। जैसे तैसे करके जब रवि से मेरी शादी हुई तो शादी की पहली रात मुझे अपनी ही ऐसी तस्वीर देखने को मिली कि जिसके बाद मैं खुद से ही नजर मिलाने के लायक नहीं रही थी। मैंने लड़खड़ाते हुए शब्दों में रवि को बताना चाहा कि तस्वीर मेरी नहीं है और ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता है, मगर मेरी बात सुनकर रवि ने मुझे और नफरत से देखा और कहने लगे कि तुम तो बड़ी ठीठ हो जो झूठ पर झूठ कह रही हो। ध्यान से देखो, ये तुम्हारा ही कमरा है, तुम्हारा ही बिस्तर है ना। मैंने गौर से देखा तो वाकई वह मेरा ही कमरा था। दीवार का वही नीला उखड़ा हुआ रंग मेरी बर्बादी की दास्तान सुना रहा था। मुझे खुद पता नहीं था कि मेरी ऐसी तस्वीर कब और किसने ली थी, मगर रवि मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। बहुत इंतजार और मिन्नतों मुरादों के बाद मेरी शादी हुई थी और शादी की पहली रात ही मैं बर्बाद हो गई थी। रवि ने मुझे कहा कि मैं एक रात उनके घर गुजार सकती हूँ, लेकिन आने वाली सुबह हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। रवि की इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं वापस अपने पिता के घर नहीं जाना चाहती थी।
मैं रवि के कदमों में बैठकर हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी कि यह तस्वीर मेरी नहीं है। मैंने कभी ऐसी तस्वीर नहीं खिंचवाई है और ना ही मैं कोई गिरी हुई घटिया लड़की हूँ। मैंने तो इज्जत से आपके साथ शादी की है और आपके साथ ही जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। लेकिन रवि पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था और मेरी सारी रात रवि के आगे हाथ जोड़े जोड़े गुजर गई थी। सुबह के वक्त जब उनकी बड़ी बहन कमरे में आई तो रवि ने उन्हें सारी हकीकत बताकर अपना फैसला सुना दिया था कि वह अब मुझे और अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करना चाहते। रवि की बड़ी बहन ने मेरी भी सारी बात सुनी और रवि से कहा कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला करने की जरूरत नहीं है, आराम से इस परेशानी को हल करेंगे, क्योंकि पायल इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यह तस्वीर इसकी है तो फिर हमें पहले पूरे सच का पता लगाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर तुम एक बेकसूर के साथ नाइंसाफी कर बैठो। रवि की दीदी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरी तस्वीर देखने के बावजूद भी वह मेरे खिलाफ नहीं हुई थी, बल्कि मुझे एक मौका देना चाहती थी। बहुत नरमी से वह मुझसे पूछने लगी कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि किसी ने तुम्हारी ऐसी तस्वीर बनाई हो और तुम्हें पता भी ना हो। तुम क्या नींद की दवा लेती हो? मैंने दीदी को बताया कि ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मैं बाबा की दी हुई गोलियां खाती हूँ तो मुझे बहुत गहरी नींद आती है। मेरी बात सुनकर दीदी हैरानी से कहने लगी कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कौन सी गोलियां खिलाते हैं? और फिर मैंने उन्हें बताया कि वह मुझे शादी के लिए 7 गोलियां खिलाते थे। यह बात सुनकर रवि और दीदी दोनों चौंक उठे और कहने लगे कि ऐसी कौन सी गोली आती है? तुम शायद पढ़ी लिखी नहीं हो और सारी जिंदगी अपने पिता के साथ घर में ही रही हो, इसीलिए उनकी बात पर यकीन करती चली गई। दाल में कुछ न कुछ काला जरूर था, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे और यह बात मुझे रिश्ते वाली ने बताई थी कि तुम्हारे बाप ने आज तक तुम्हारे घर आने वाले हर रिश्ते को खुद ठुकराया था। अगर तुम्हें इस बात में कोई शक नहीं है कि यह तस्वीर तुमने अपनी मर्जी से नहीं खिंचवाई है, तो हम अभी सच का पता लगा लेते हैं। रवि ने पहले तो इस बात का पता लगाया कि यह तस्वीर उसके पास कहाँ से आई है और फिर उन्हें पता चल गया कि यह तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि मेरे पिता ने भेजी है। इस तस्वीर में मैं अपने ही कमरे में बिस्तर पर मौजूद थी और मेरे साथ कोई मर्द भी था जिसका चेहरा तस्वीर में नहीं था। मैं बिस्तर पर जिस हालत में मैं पड़ी थी वह देखकर मैं शर्मिंदगी से जमीन में गड़ रही थी। और फिर जब रवि को पता चल गया कि तस्वीर मेरे बाप ने भेजी है तो उन्होंने मेरे पिता को बुलाया और कहा कि मैं किसी कीमत पर भी पायल को नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए बेहतर है कि आप सारा सच खुद ही बता दीजिए। मेरे पिता ने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मैं पायल की शादी नहीं करवाना चाहता था। अपने एक लौते बेटे को मैंने यह सोचकर बहुत मोहब्बत से बड़ा किया था कि वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर वह मुझे छोड़कर चला गया। मैं उम्र के इस हिस्से में अकेला नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कभी पायल की शादी नहीं करूंगा। लेकिन फिर शादी के नाम पर पायल ने खुदकुशी करने की धमकी दी तो मजबूरन मैंने तुमसे इसकी शादी करवा दी, उसे यह दिखाने के लिए कि मैं उसकी शादी के खिलाफ नहीं हूँ। मगर सच तो यह था कि मैं कभी चाहता ही नहीं था कि पायल अपने घर की हो, इसलिए मैंने जानबूझकर पायल की ऐसी तस्वीरें खींची और तुम्हें भेज दी। इन तस्वीरों में पायल के साथ कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। पायल नींद की दवा के असर में थी, वही दवा जो शादी के नाम पर मैं इसे खिलाकर सुला दिया करता था। मैंने सोचा था कि पायल की ऐसी तस्वीर देखकर तुम फौरन उससे तलाक ले लोगे, लेकिन जब रात भर इंतजार के बाद पायल घर नहीं लौटी तो मैं जान गया कि तुम आम मर्दों जैसे नहीं हो। अपने बाप की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे पिता ने सिर्फ अपने बुढ़ापे को बचाने के लिए मेरी शादी न करने का फैसला किया था, ना ही मेरी ख्वाहिशों की परवाह की थी और ना ही मेरे जज्बात का एहसास किया था। अगर दीदी समझदारी से काम ना लेती तो शायद मेरा घर तबाह हो जाता और अब बाबा अपने प्लान में कामयाब हो जाते। रवि ने मुझसे माफी मांगकर मुझे गले से लगा लिया था कि एक तस्वीर को देखकर उन्होंने मेरे बारे में बहुत सी गलतफहमी पाल ली थी। मैं दीदी की आभारी थी जिन्होंने एक रिवायती ननंद का किरदार नहीं निभाया था।
मैंने बाबा को माफ कर दिया था, क्योंकि वह जैसे भी थे मेरे बाबा थे और उन्होंने जो कुछ भी किया था वह तन्हाई के डर से किया था। क्या आपने भी कभी ऐसे माँ बाप को देखा है जो अपनी औलाद की शादी करने से डरते हो? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।